संरचनात्मक भाषा विज्ञान की अवधारणा ससूर के विचारों के आधार पर है। ससूर को आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक माना जाता है। ससूर ने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, भाषा विज्ञान के प्राध्यापक थे वो, और उनके शिष्यों ने भाषा विज्ञान का आधुनिक पाठ्यक्रम या कोर्स इन मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स नाम से उनके विचारों को संकलित करके प्रकाशित करवाया। और उनके जो विचार थे इतने नए थे कि आगे कई भाषा वैज्ञानिकों ने उसे प्रेरणा ली और उसके आधार पर संरचनात्मक भाषा विज्ञान को विकसित किया। आधारभूत विचार ससूर के हैं, लेकिन उसमें आगे चल कर के ब्लूमफील्ड, हैरिस और स्पीर आज कई विद्वानों ने, जॉन लियोन्स, सब ने अपने अपने ढंग से विचार को अग्रसर किया है। संरचनात्मक भाषा विज्ञान परंपरागत व्याकरण से काफ़ी भिन्न है। और जो अभी हमने चर्चा की कि ऐतिहासिक भाषा विज्ञान को भी ससूर ने कम महत्वपूर्ण कहा, उसकी तुलना में समकालीन या वर्णनात्मक अध्ययन को विशेष महत्व दिया। उनका मानना है कि जो भाषा है, जो बोलचाल की भाषा है, देशवक्ता द्वारा प्रयुक्त भाषा है, उस भाषा को सीखने के लिए, समझने के लिए ऐतिहासिक क्रम में पूर्व उस भाषा का क्या स्वरूप था, उसको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए उन्होंने एक शब्द दिया, वो है, एक दृष्टांत दिया, जो उसका खेल है चौपड़ का। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो उसमें राजा रानी है या जो भी उसके प्रतीक हैं, उन प्रतीकों को हम बदल सकते हैं। खो जाए तो उसकी जगह पे दूसरा रख लिया और उसको मान लिया कि यही इसका है। तो इसके माने कि भाषा को हम जिन माध्यमों में व्यक्त करते हैं उनके साथ उसका कोई प्राकृतिक रिश्ता नहीं रहता है, वो माना हुआ रिश्ता है। एक जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने की कि एक तरह से उन्होंने समकालिक अध्ययन को ही विशेष महत्व दिया। दूसरा, भाषा के विषय में चर्चा करते हुए मैंने इस बात की ओर संकेत किया था कि ससूर भाषा के दो पक्ष को सामने ले आते हैं। एक तो है लॉन्ग और दूसरा है पैरोल। लॉन्ग को उन्होंने कहा कि ये भाषा का वह रूप है जो देसी वक्ताओं के मस्तिष्क में समाज द्वारा आरोपित हो जाता है। उसके नियम कायदे जो हैं वो सब सूत्र हैं, संरचक सूत्र हैं, वो सब उसके मस्तिष्क में आरोपित हो जाते हैं। एक तरह से लॉन्ग जो है वह भाषा के नियमों का वह गुच्छ है या कहीं उसका एक समूह है जो मस्तिष्क में मौजूद है, और उन्हीं सूत्रों को ध्यान में रख करके सहज रूप से वक्ता बोलियों का प्रयोग करता है, उसको कहते हैं पैरोल। तो इस तरह से भाषा का जो व्यक्त रूप है वह पैरोल है, और भाषा का जो संरचक नियम है वो वही लॉन्ग है। तो इस तरह से भाषा के परंपरागत व्याकरण से अलग उन्होंने भाषा का एक सूक्ष्म रूप कल्पित किया है। और ये भाषा की जो संरचना है दो धरातलों पर होती है, रूप और अर्थ की। माने उसका एक आकार है और एक उसका तात्पर्य है, उसका एक संकेत है। उसके लिए उन्होंने भाषा को कहा, भाषा जो है यह एक कोड है और कोड को एक निश्चित अर्थ दिया गया है, और वह अर्थ
तभी खुलेगा जबकि श्रोता उससे परिचित हो, पूर्व परिचित हो। तो एक जब वक्ता अपना शब्द का प्रयोग करता है या वाक्य का प्रयोग करता है तो उन वस्तुओं की ओर, उस पदार्थ की ओर, उस द्रव्य की ओर संकेत करता है, और जो श्रोता है उसको सुन करके वो खट से उसके दिमाग में वो अर्थ खुल जाता है, वो डिकोड हो जाता है। तो इस तरह से भाषा की सांकेतिकता और प्रतीकात्मकता पर ससुर ने विशेष रूप से ध्यान दिया है। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने कही कि भाषा का जो अमूर्त रूप है, जो मस्तिष्क में है, उसकी द्रव्यात्मक उपलब्धि हो सकती है। माने वह जब उसकी द्रव्यात्मक उपलब्धि होगी तो वह स्थूल से और स्थूल की ओर जाएगा। जैसे ध्वनि तरंगों में जब वो व्यक्त होता है तो ध्वनियाँ सूक्ष्म हैं लेकिन वो श्रवणीय हैं और उनकी तरंगों की पहचान भी संभव है। अब उसके बाद ध्वनि तरंगें निकलती हैं, भाषा को हम बोलते हैं, जो श्रोता है वो एक निश्चित दूरी में है तब तो वो बात को समझेगा, और नहीं तो बहुत अगर लंबी दूरी है तो वहाँ तक ध्वनि तरंगे पहुँचेंगे ही नहीं। तो तीसरी स्थिति हुई जिसको कि बहुत पहले ही उसका आविष्कार किया गया था कि उसको हम लिपि में निबद्ध कर देते हैं। लिपि में निबद्ध करने के बाद उसकी सीमाएं बढ़ जाती हैं, काल की सीमा भी बढ़ती है और देश की सीमा भी बढ़ती है। माने लिखित रूप में कोई सामग्री, भाषिक सामग्री है तो वह देश काल को पार करते हुए दूर तक जाती है। प्राचीन समय का लिखा आलेख, भाषिक आलेख, हम आज भी उसका अर्थ पर्याप्त मात्रा में जान लेते हैं। तो इस तरह से उसकी द्रव्यात्मक उपलब्धि होती है, लेकिन वह द्रव्यात्मक उपलब्धि अपेक्षाकृत स्थूल है, और उस लिखित सामग्री में भाषा जो है पूरी तरह व्यक्त नहीं हो पाती। उसकी सीमाएं हैं क्योंकि जो हमारे मनोभाव हैं, जो हमारा बल है शब्दों पर, वो सब लिपि नहीं व्यक्त कर पाती। और दूसरी बात कि भाषा का उस लिपि से कोई अनिवार्य रिश्ता नहीं है, कहीं प्राकृतिक रिश्ता नहीं है, माना हुआ रिश्ता है। इसीलिए लिपियां बदल जाती हैं, उसके चिन्ह बदल जाते हैं और हम उनको नए अर्थ देते हैं, नए प्रतीक रूप में कल्पित करते जाते हैं और वो आगे क्रम चलता रहता है। दूसरी बात यह है कि जिनमें उनकी अभिव्यक्ति होती है उसमें उसकी तुलना में अपने आप में वो स्वतंत्र है भाषा, लेकिन जिनमें अभिव्यक्ति होती है उनके लिए यह जरूरी है कि जो लिपि है वह परस्पर विविक्त हो। यह कहिए जिस ध्वनि में हम भाषा को उपलब्ध करते हैं वह ध्वनियाँ परस्पर अलग अलग पहचानी जा सके, उनमें पारस्परिक वैषम्य हो। यह वैषम्य यद्यपि कुछ स्थलों पर क्षीण होता है और कुछ स्थलों पर प्रधान होता है। जैसे शब्द के आरंभ में जो ध्वनि आती है उसका वैषम्य अधिक प्रबल होता है, और ध्वनि के जो शब्द के अंत में ध्वनि आती है उसका वैषम्य दुर्बल होता है। जैसे कहते हैं भूख नहीं लगी है, हम दूध नहीं पिएंगे। तो भूख नहीं लगी है, खा की जगह का बोल दिया, दूध नहीं पिएंगे की जगह बोल दिया दूध नहीं पिएंगे। तो माने कि दा और धा, का और खा, माने अल्प प्राण महाप्राण का यह जो वैषम्य है वह शब्द के प्रयोग के स्तर पर आरंभ में तो वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए, नहीं स्पष्ट तो फिर अर्थ बदल जाएगा। कल खल, का की जगह खा बोल दिया तो शब्द का की आकृति बदल गई, अर्थ भी बदल गया। लेकिन ये खा
अगर हम शब्दांत में आ रहा है और वहाँ का बोल देते हैं तो अर्थ का कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इस तरह से वैषम्य किसी न किसी स्तर पर प्रभावी होना ही चाहिए, तभी वह ध्वनि शब्दभेद पैदा करती है और नई आकृति को गढ़ती है और उससे नए अर्थ को हम प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि जैसे अंग्रेजी की बहुत सी ध्वनियाँ हैं जो अंग्रेजी में मूल में वो महाप्राण हैं, और जो हिंदी भाषी हैं या भारत में उनका अल्पप्राण उच्चारण चलता रहता है, लेकिन अर्थ का भेद नहीं आता। जैसे टोमेटो कहते हैं, जबकि टा का यहाँ ठा पढ़ा जाना चाहिए, टोमेटो, तो टोमेटो नहीं कहते, टोमेटो कहते हैं, तो भी टमाटर का अर्थ ले लिया गया। तो इस तरह से ध्वनियों का जो वैषम्य है वो महत्वपूर्ण है, और उस वैषम्य की स्थिति पर भी संरचनात्मक भाषा विज्ञान में विचार किया गया। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि इसमें आगे चल करके, यद्यपि इन्होंने तो बड़ा उसका सूक्ष्म सब वर्णन किया है, वर्णन है उसमें कुछ सामाजिकता का पक्ष ज़्यादा उभर कर आया है। तो इसमें दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि ध्वनियों का और शब्दों का संबंध, दोनों का जो संबंध है वह रूप क्रमात्मक हो सकता है, विन्यास क्रमात्मक हो सकता है। परंपरागत व्याकरण में रूप क्रमात्मक या विन्यास क्रमात्मक शब्दों पर या उन संभावनाओं पर विचार नहीं किया गया। जैसे कि कोई ध्वनि है एक दूसरे के परिसर में आने की योग्यता रखती है, तो उसको ये माना जाता है कि विन्यास क्रम की दृष्टि से ये समरूप। जैसे केला, मेला, ठेला, तो एला के परिवेश में या परिसर में का, मा, ठा आ सकते हैं, इसलिए इनका जो पारस्परिक संबंध है वह विन्यास क्रमात्मक है। और एला का के साथ एला का, ठा के साथ एला का संबंध जो है वो उसका रूप क्रमात्मक, इसका विन्यास क्रमात्मक है। तो इस तरह से रूप क्रमात्मक विन्यास क्रमात्मक संबंधों में शब्दों की भी स्थिति का अध्ययन संभव है। जैसे 1 लीटर दूध, 1 किलो दूध कह देते हैं लोग, और 1 बोतल दूध, तो 1 लीटर, 1 बोतल, 1 किलो, इस तरह से इसमें एक और दूध में संबंध जो है वह विन्यास क्रमात्मक है, और किलो, लीटर, इन सब में संबंध जो है रूप क्रमात्मक है। तो ये इस तरह के संबंधों की भी चर्चा हुई है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ससूर ने कहा कि जो भाषा है वह मूलतः आकृति, वह भाव या वस्तु नहीं है। जैसे मिट्टी का एक द्रव्य है, उससे अनेक प्रकार के हम खिलौने बना देते हैं, हाथी, घोड़ा बन गया, या जैसे सोना धातु है उससे हम अनेक तरह के गहने बना देते हैं। तो जो आकृतियाँ हम गढ़ते हैं उस मूल तत्व से, उसको एक अर्थ दे देते हैं, एक नाम दे देते हैं, और उस तरह से भाषा भी अपने द्रव्य से, अपने मूल से, अपने माध्यम से, माने जो ध्वनियों का माध्यम है उसके द्वारा अनेक नए नए शब्दों को रचती रहती है। और ये जो रचने का क्रम है उसमें उस पदार्थ से नहीं गहरा संबंध है, बल्कि उस आकृति में डाले गए अर्थ का जो वैविध्य है, और इसी तरह वो महत्वपूर्ण है। इसी तरह से जो संरचक नियम हैं भाषा के, उससे नए नए वाक्यों की हम रचना करते रहते हैं, और उनमें एक तरह से आगे चल करके तो इसको जो रचनात्मक व्याकरण
बनाया गया, उसमें इसकी विशेष चर्चा हुई और विशेष विस्तार हुआ। एक दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो कि शब्दावली में जो हम प्रयोग करते हैं वैषम्य का, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो चिन्हित होते हैं। चिन्हित शब्द जो हैं उनकी अर्थव्याप्ति कम होती है, और जो अचिन्हित होते हैं उनकी अर्थव्याप्ति अधिक होती है। चिन्हित शब्द अचिन्हित शब्द में, जैसे अचिन्हित शब्द लिया, जैसे कहा कुत्ता, कुत्ता कहने से कुतिया का भी बोध हो जाता है। जैसे कहा कि हाँ कुत्ता काटे की दवा होती है, तो इसके माने अगर आपको कुतिया काट लेगी तो उसकी भी दवा वहीं होगी जहाँ कुत्ता काटे की होती है। गोया कि कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं जिनको ये लगा कि हमको तो कुतिया काटे है, दवा तो कुत्ता काटे की मिल रही है, अब हम क्या करें, परेशान हो सकते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी गांव में गए, आपको कपड़ा प्रेस कराना है, तो आपने पूछा कि क्या इस गांव में कोई धोबी रहता है, तो वहाँ ये तात्पर्य हो जाएगा धोबी है, धोबिन भी अगर है तो भी ठीक है। धोबी कहने से धोबिन का भी बोध हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूछें कि यहाँ कोई धोबिन रहती है, तो फिर धोबी का बोध नहीं होगा, क्योंकि धोबिन जो है लिंग की दिक् से चिन्हित है। इससे एक सामाजिक संदर्भ भी बनता है कि भाषा जो है वह सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसलिए लिंग पुल्लिंग जो है उनकी अर्थव्याप्ति ज़्यादा है। जैसे आप कह देते हो मिस्टर एंड मिसेज पांडे, मिस्टर एंड मिसेज पांडे कहने से पहला जो मिस्टर हैं उनका बोध होता है, उसके साथ मिसेज का भी हो जाएगा। अगर किसी को नहीं आता है, जैसे कहा कि सी डॉग, मान ली छात्र उसे मालूम है, छात्रा नहीं मालूम है, तो वो कह सकता है कि महिला छात्र, काम चल जाएगा। लेकिन अगर छात्रा मालूम है तो पुरुष छात्रा नहीं कह सकते। तो ये अंतर आता है उसमें कि माने जो चिन्हित है उसकी अर्थव्याप्ति कम होती है और अचिन्हित है। इसी तरह से जो प्रायिक कथन होते हैं, उन प्रायिक कथनों का भी अर्थ जो है बहुत क्षीण हो जाता है। जैसे भाई क्या कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, अब देख रहे हैं सामने कि पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, फिर भी कहते हैं कि भाई क्या चल रहा है इस समय। या आप किसी से मिलते कहते भाई इस समय कहाँ हो, अरे भाई इस समय तो आपके सामने ही मौजूद है, लेकिन पूछते हैं कि आप कहाँ हो। तो ये जो प्रायिक कथन है ये भी अर्थ की दृष्टि से बहुत क्षीण होते हैं। बहुत बार वो उस अर्थ में होते ही नहीं है, केवल बातचीत शुरू करनी है तो आप ऐसी बात शुरू कर लेते हैं। ये चीज़ जो आगे ब्लूमफील्ड जो इनके एक तरह से कह लीजिए कि परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हैं, अमेरिकी भाषा वैज्ञानिक रहे, तो ब्लूमफील्ड और ससूर ने दोनों ने ही ये इस पर ज़्यादा बल दिया कि भाषा जो है उसमें इस तरह से सभ्य और असभ्य का भेद करना ये बहुत उचित नहीं है। भाषा के अध्ययन में जो सभ्य समाज की भाषा है और असभ्य समाज की भाषा है, दोनों को हमको समृद्ध करना चाहिए। यहाँ ससुर तो यहाँ तक कह देता था कि भाषा जो है वो उसमें शुद्ध अशुद्ध कुछ होता ही नहीं, साधु साधु नहीं होता है। मस्तिष्क में जो नियम है वो सब तो सही सही हैं। अब आपके मुंह में कोई दोष है, उच्चारण में कोई दोष है, तो ये तो आपकी शारीरिक प्रक्रिया का दोष है। तो लेकिन इन्होंने ज़्यादा उसको सूक्ष्म किया था। ब्लूमफील्ड हैं, उनकी पुस्तक लैंग्वेज नाम से निकली थी और उसकी काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक रही, बहुत पठनीय रही भाषा विज्ञान के क्षेत्र में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, भाषा जो है वह एक तरह से सामाजिक ही संदर्भ है। कोई व्यक्ति, एक उदाहरण दिया उन्होंने कि एक लड़का है, एक स्त्री है या लड़की है, जा रहे हैं, तो एक बोलता है कि मुझे भूख लगी है, तो देखता है उधर सेब है, तो सेब को एक तरह से वो प्रेरित कर रही है दूसरे लड़के को और जाके सेब ला के उसको दे दिए। तो माने कि जो वह वक्ता है अपने मनोभावों को अपने व्यक्त करता है और जो श्रोता है तदनुकूल उसका उत्तर देता है, आचरण करता है। तो इस तरह की सामाजिकता का संदर्भ भाषा में महत्वपूर्ण है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि चूँकि भाषा में अभी तक ध्वनि विज्ञान का
विशेष अध्ययन होता था। इन विद्वानों ने, संरचनात्मक जो भाषा वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ध्वनि प्रक्रिया विज्ञान को ज़्यादा महत्व दिया। माने कि स्वन के बदले स्वनिम उनके यहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्वनिम इसलिए महत्वपूर्ण है कि ध्वनियाँ तो हमारी सीमित हैं। ये ध्वनियाँ अलग अलग जो परिसर में आती हैं तो वहाँ इनके अर्थ, माने उनका उच्चारण का स्वरूप हल्का बदल जाता है, और वो बदलाव ऐसा नहीं रहता है कि अर्थभेदक हो, लेकिन बदलाव रहता है। जैसे हिंदी में ही अगर आप माँ के संसर्ग में बोलें तो अनुनासिकता आ जाएगी। कबीर ने राम लिखा तो पुरानी जो टेक्स्ट हैं उसमें रा के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, लेकिन आजकल हम लोग राम लिखते हैं तो अनुस्वार ऊपर नहीं लगाते, केवल रा लिखते हैं। क्यों? ये मान लेते हैं कि माँ जो है उस अनुनासिकता के कारण रा पर अनुनासिकता आ गई। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि ये जो भाषाएं हैं केवल अर्थों की शब्द राशि मात्र नहीं है, बल्कि प्रत्येक भाषा में अर्थ का एक अलग अलग क्षेत्र है। जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि सिस्टर इन लॉ, हिंदी में उस तरह कोई शब्द नहीं है जो सिस्टर इन लॉ के दो अर्थ को व्यक्त कर सके। इसी तरह से अंग्रेजी में ब्राउन है, हिंदी में भूरा है, लेकिन फ्रेंच में इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। रूस में, रूसी जो भाषा है उसमें नीला के लिए कोई शब्द नहीं है। हल्का नीला, गहरा नीला के लिए अलग अलग शब्द हैं, ग्लूबा एंड सिनोआई। तो इस तरह से उनका जो अभिव्यक्ति क्षेत्र है वो अलग अलग है। ये दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि मैंने बताया ना कि स्वन प्रक्रिया को महत्व दिया, और जो इनके उत्तराधिकारी हैं उस क्रम को आगे बढ़ाने वाले ब्लूमफील्ड, उन्होंने स्वन को, स्वनिम को परिभाषित किया, शब्द को परिभाषित किया, और शब्दों में जो उसकी संरचना की प्रक्रिया है या वाक्य हैं, इनको नई नई परिभाषाएं दी। शब्द क्या है? उन्होंने कहा कि ये मुक्त रूप है, ऐसा मुक्त रूप है जो सार्थक मुक्त रूप है। ऐसे कि सार्थक मुक्त रूप है वो भी रूप, लेकिन से इससे छोटी इकाई है ध्वनि, लेकिन ध्वनि सार्थक नहीं है, महत्वपूर्ण है लेकिन सार्थक नहीं है। शब्द के स्तर पर ही उसकी सार्थकता बनती है। इसी तरह वाक्य के लिए कहा ब्लूमफील्ड ने कि वाक्य ऐसी व्याकरणिक इकाई है जो किसी बृहत्तर इकाई में समाहित नहीं होती है, माने वह व्याकरणिक संरचना की दृष्टि से पूर्ण इकाई है। तो ये जो संदर्भ है संरचनात्मक भाषा विज्ञान का, उसमें ससूर, ब्लूमफील्ड और आगे चल कर के चॉम्स्की ने भी योगदान किया है। तो ये सारे संदर्भ महत्वपूर्ण हैं, और संरचनात्मक भाषा विज्ञान निश्चित रूप से परंपरागत जो व्याकरण है या ऐतिहासिक भाषा विज्ञान है उसकी तुलना में महत्वपूर्ण है। लेकिन ससूर जो कहते हैं कि ये बोली अपने आप में पूर्ण है, तो उसकी पूर्णता जो है समाज सापेक्ष है। अगर उसको भाषा के रूप में या राजभाषा के रूप में, शिक्षा दीक्षा की भाषा के रूप में परिणत करना है तो उसमें बहुत से परिवर्तन की अपेक्षाएं होती हैं, नई शब्दावली की ज़रूरत होती है, मानकीकरण की ज़रूरत होती है। तो ये पूर्णता का जो उन्होंने महत्व बताया या पूर्णता की बात की, वह समाज की सामान्य ज़रूरतों तक ही है। अगर समाज में नए आविष्कार हैं, नए लोगों से संपर्क है, या भाषा का जो स्तरीकरण है वह होता है, वो बोली की सीमा से ऊपर उठ जाता है और उसकी भी विशेष ज़रूरत पड़ती है। धन्यवाद।